This is your very own पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के भी 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतने सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा है कि हर साल बच्चों को इस चैप्टर में, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ये चैप्टर भी उन्हीं चैप्टर्स में से एक है जिसमें बच्चों को चीजें याद रखने में या समझने में, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती ही आती है बच्चों। इसीलिए इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से, कंसेप्चुअली, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ये जो नोट्स अपन यहां पर देख रहे हैं आप लोगों को पता है कि दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहां पर कवर्ड है बच्चों। अंतर क्या है एनसीईआरटी में और इन नोट्स में कि हमने एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ फॉर्म में जो कंटेंट दे रखा है उसको प्रॉपर्ली पॉइंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है बच्चों, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। जो चीजें पॉइंट्स में होती है बच्चों वो याद भी इजीली होती है और ज्यादा समय तक याद भी रहती है ना। इसीलिए ये चेंजेस हमने किए हैं और ये डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल ही जाते हैं जैसा कि आपको पता है। क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो पहले 3 लेक्चर में जो हमने चीजें पढ़ ली है, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था बच्चों हमने और पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करना स्टार्ट करा था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंड्रोशियम के बारे में बात करनी स्टार्ट करी थी। सेकंड लेक्चर में हमने एंड्रोशियम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से पोलन ग्रेन्स और मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरह से एम्ब्रियो सेक और उसके अंदर जो ओवम होता है यानी कि फीमेल गेमीट होता है यानी कि एग होता है बच्चों, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हमें देखना है पॉलिनेशन। देखो गेमीट्स बन चुके हैं, मेल गेमीट भी बन चुका है इनसाइड द पोलन ग्रेन्स और फीमेल गेमीट भी बन चुका है इनसाइड द एम्ब्रियो से। लेकिन क्योंकि बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दोनों ही कैसे हैं, नॉन मोटाइल, जो मेल गेमीट है वो भी अपने आप चलकर नहीं जा सकता और जो फीमेल गेमीट है वो भी जहां बना है वहीं रहेगा। तो अब यहां पर क्या जरूरी है, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी मदद से जो मेल गेमीट कहां बना है बच्चों, पोलन ग्रेन्स के अंदर। पोलन ग्रेन्स कहां पर बने हैं बच्चों, पोलन सेक के अंदर। पोलन सेक कहां पर प्रेजेंट है बच्चों, एंथर के अंदर। एंथर किसका पार्ट है बच्चों, स्टेमन का पार्ट है और स्टेमन क्या है बच्चों, एक तरह से एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है जो कि फ्लावर का पार्ट है, मेल फ्लावर का पार्ट है। अब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक कई जगह ये भी होता है कि एक ही फ्लावर में आपको दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल जाएंगे, लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें तो भाई मेल फ्लावर का जो स्टेमन है उसके एंथर में जो पोलन ग्रेन्स बने, इन पोलन ग्रेन्स का कहां पर पहुंचना जरूरी है, टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। आ रही नहीं आ रही बात समझ में। स्टिग्मा किसका पार्ट होता है बच्चों, स्टिग्मा गायनोशियम का, पिस्टल का, कार्पल का पार्ट होता है जिसके ऊपर लैंड करने के बाद ही पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब इन मेल गेमीट्स को कहां तक लेकर जाती है, फिर एम्ब्रियो सेक तक लेकर जाती है। और एम्ब्रियो सेक में जो अपन ने पढ़ी थी ना बच्चों सिनर्जिड सेल्स, एक अपरेटस पढ़ा था, अभी वापस से मैं रिवाइज कराऊंगा, वहां से एंट्री लेते हुए अल्टीमेटली एक मेल गेमीट तो किसके साथ फ्यूज होगा बच्चों, हमारे एक के साथ, और बाकी का जो एक होगा वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है। मतलब जो एनिमल्स के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इन जनरल जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं वहां तो क्या होता है, एक मेल गेमीट एक फीमेल गेमीट, दे कंबाइन, दे फ्यूज, दे फर्टिलाइज एंड गिव राइज टू अ जाइगोट। लेकिन यहां पर जाइगोट के साथ साथ बच्चों एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी बन रहा है। 2 तरह के फर्टिलाइजेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 2 मेल गेमीट है। 2 मेल गेमीट कैसे बनते हैं, जनरेटिव सेल से बनते हैं, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों। पोलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होती है जो बड़ी होती है, एक जनरेटिव सेल होती है जो छोटी होती है। ये जनरेटिव सेल 2 मेल गेमीट बनाती है। क्योंकि यहां पर 2 मेल गेमीट हैं तो एक मेल गेमीट फर्टिलाइज करेगा किसके साथ, विद द एग, और दूसरा मेल गेमीट फर्टिलाइज करेगा, एम्ब्रियो सेक में याद हो तो एक बड़ी सेंट्रल सेल थी जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ। इसीलिए बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरों से अलग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बच्चों। आ रही नहीं आ रही बात समझ में यहां तक बच्चों, जो मैंने भी आपको बताया, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक जो हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो अभी तक जो पढ़ा है उसको पहले हम क्विकली रिवाइज करेंगे आज और फिर हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। पॉलिनेशन अपने आप में रिलेटिवली थोड़ा सा हम कह सकते हैं बड़ा टॉपिक है, बट थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा चीजें वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको समझने में नहीं आएगी या कॉम्प्लिकेटेड हो। इजी टॉपिक है बट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो उसके बाद फिर हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर की जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, वो मैंने आपको बता दिया था बच्चों। जो 4 वर्ल्स होते हैं किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको हम थैलेमस कहते हैं।
सबसे बाहर सेपल्स, फिर उसके अंदर पेटल्स, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम और सबसे बीच में गाइनोशियम। ये जो फ्लावर आपको बता रखा है बच्चों, ये कैसा फ्लावर है? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिल रही है। मोनोइशियस कंडीशन यहाँ पर है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। जो गाइनोशियम है वो बीचों बीच है बच्चों, यहाँ पर एक सिंगल कार्पेल या पिस्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। मोनोकार्पेलरी कंडीशन यहाँ पर है बच्चों। और जो आसपास आपको इतने सारे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में गाइनोशियम है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ कार्पेल और पिस्टल, और आसपास एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेमन्स, जिसमें फिलामेंट और एंथर दो पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर हमने एंथर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी। जो एंथर होता है बच्चों कैसा होता है? बायलोब स्ट्रक्चर होता है और डाइथिकस कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। बायलोब कंडीशन मैंने क्यों बोली थी? क्योंकि यहां पर ज्यादातर आपको एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो एंथर मिलेगा उसमें दो लोब्स मिलेंगे आपको, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं बच्चों। फिर हर लोब के अंदर आपको दो कैविटी मिलती है, हर कैविटी को एक थीका हम बोलते हैं बच्चों। तो क्योंकि जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स के एंथर में दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब में दो थीका होते हैं, इसीलिए डाइथिकस कंडीशन कहते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ थीका कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर यदि हम देखें अपीयरेंस, यदि क्रॉस सेक्शन में एक एंथर को ऐसे काट के ऐसे करके आपको दिखाऊं तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बच्चों। किस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं ना। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर 4 कैविटीज है बच्चों, जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है, हम कह सकते हैं गोल होती है बच्चों, राउंड होती है। ठीक है, हर एक को हम थीका बोलेंगे। अब इन्हीं के अंदर क्या डेवलप होंगे बच्चों? माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे, जो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो फिर अपन ने क्या देखा था भाई? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो थीका आपको दिख रहे हैं, इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बच्चों? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। इनकी वॉल्स के बारे में हमने बात करी थी बच्चों। आउटर 3 लेयर्स प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर की जो चौथी लेयर होती है टेपेटम, वो न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है बच्चों, है ना। ये स्ट्रक्चर मोटा मोटा अपन जो मेन चीजें जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूं बच्चों, है ना। यहां पे कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ऑलरेडी बाकी अपन डिटेलिंग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो चीजें एटलीस्ट आपको याद रहनी ही चाहिए, दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। फिर क्या होता है बच्चों? अंदर एक स्पोरोजिन। अब इसके बाद क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपन ने पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ही मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, जिनके अंदर मेल गेमिट्स डेवलप होते हैं। क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमिट्स डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए पोलन ग्रेन को हम मेल गेमिटोफाइट भी बोलेंगे। गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गेमिट्स बनते हैं। मेल गेमिटोफाइट जिसके अंदर मेल गेमिट्स बन रहे हैं, फीमेल गेमिटोफाइट जिसके अंदर फीमेल गेमिट्स बनेंगे। सिंपल, ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर कर लो अब दिमाग में, जो मैं आपको बता रहा हूं। स्पोरोजेनेसिस, स्पोर फॉर्मेशन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, जिनसे अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स बनेंगे। कैसे होगा? यहां पर अभी अपन ने क्या देखा बच्चों? ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं बच्चों, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 3 लेयर प्रोटेक्टिव, अंदर टेपिटम न्यूट्रिटिव, और बीचों बीच क्या भरा होता है इनमें? एक स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस ऐसा टिश्यू जो स्पोर्स को क्या करेगा? इट विल गिव राइज टू स्पोर्स बच्चों, जिससे स्पोर्स बनेंगे, है ना। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है बच्चों, इसकी जो सेल्स है कैसी है? डिप्लॉइड सेल्स है। और इनके अंदर क्या होगा बच्चों? जो डिप्लॉइड सेल्स से कहलाएगी पोलन मदर सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से हेप्लॉइड सेल्स बनेगी, जिनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा बच्चों, अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, फिर ये जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है बच्चों, इसके अंदर आपको 2 सेल्स मिलेगी जो माइटोसिस से बन रही है। एक वेजिटेटिव सेल, देखो ये तो आपको बता रखा है, ये आपको स्ट्रक्चर बता रखा है बच्चों। एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, फिर बीच में टेपिटम, और बीचों बीच स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। ये डिहाइसेंस है बच्चों। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे डिहाइड्रेट होता है बच्चों, उसमें से पानी का लॉस होता है, ड्राई होता जाता है और वॉल्स फट जाती है, ताकि पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाए तो वो वहां से रिलीज हो सके। तो यहाँ पर ये आपको पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं जो एंथर से बाहर आ रहे हैं बच्चों, है ना। इस तरह से डिहाइसेंस होता है एंथर का। डिहाइसेंस का मतलब होता है रप्चर। ये पोलन ग्रेन्स के डिफरेंट शेप, साइजेस वगैरह होते हैं बच्चों, वो आपको बता रखा है। मोस्टली स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ऊपर से अपीयरेंस अलग अलग होता है। साइज हमें याद रखनी, 25 से 50 माइक्रोन्स डायमीटर जनरली आपको पोलन ग्रेन्स का देखने को मिलेगा। जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं बच्चों, तो हर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, असिमेट्रिक डिवीजन होता है। असिमेट्रिक डिवीजन का मतलब एक सेल छोटी और एक सेल बड़ी बनेगी बच्चों। जो बड़ी सेल बनती है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटी सेल बनती है बच्चों उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। ऑलरेडी जो माइक्रोस्पोर है बच्चों वो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो अब यहां पर आगे मियोसिस नहीं होगा। ये जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनी है बच्चों, ये माइटोटिक डिवीजन से बनती है। अब कुछ
फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बच्चों जो पोलन ग्रेन शेड होता है वो 2 सेल स्टेज के अंदर होता है, करीब करीब हम कह सकते हैं 60% के अंदर, रिमेनिंग 40% के अंदर ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 मेल गेमीट्स में डिवाइड हो जाती है। तो टोटल मिलाकर 3 सेल्स हो जाएगी पोलन ग्रेन्स के अंदर, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमीट्स। तो 40% प्लांट्स में हम एंजियोस्पर्म्स में कह सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं हम, पूरी बात ही फ्लावरिंग प्लांट्स की हो रही है। तो 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में करीब 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है फ्रॉम द एंथर आफ्टर इट्स डिहाइसेंस और रप्चर, और करीब 60% के अंदर बच्चों कैसे 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है। तो ये क्यों हम रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमें चीजें याद हो जाए। फिर पोलन ग्रेन्स के बारे में हम बात करी, हमने नुकसान के बारे में बात करी थी, फायदे के बारे में बात करी थी। नुकसान जनरली रेस्पिरेटरी एलर्जी कॉज करते हैं बच्चों, और रेस्पिरेटरी एलर्जी में हमने बात करी थी कैरेट ग्रास या पार्थेनियम की, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ना। ये वीड के साथ हमारी कंट्री में आया, एक तरह की वीड है बच्चों, खरपतवार है, अनवांटेड प्लांट है जो तेजी से ग्रो करता है और पूरी कंट्री में फैल गया बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड ग्रोथ, और इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं ज्यादातर लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी एलर्जी या अस्थमा का कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा फिर ये तो नुकसान की बात होगी, फिर फायदे की हमने बात करी थी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स बच्चों, है ना, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सप्लीमेंट्स के फॉर्म में फॉरेन में रिलेटिवली ज्यादा यूज होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री। तो ये पूरी बात होगी थी बच्चों एंड्रोशियम की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट्स, पोलन ग्रेन्स के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट तो बता सकते हो। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि गायनोशियम को भी फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन। तो याद करते हुए चलो, अब मैं बीच बीच में चीजें रिवाइज भी कराता हुआ चलूंगा, हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज करेंगे बच्चों हर चैप्टर में। अब ये आपकी कंडीशनिंग अभी तक चल रही थी, मैं चाह रहा था कि अब आपको एक हैबिट बन जाए, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़ने की। अब क्योंकि आपकी हैबिट बनने लग गई है तो हम एक स्टेज ऊपर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे पढ़ने के तरीके में। और वो क्या होगा, हर चैप्टर जो भी हमारा चल रहा होगा, जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हर तीसरे चौथे लेक्चर में हम उनको रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको घर पे तरीका बता रखा है ना कि रिकॉर्ड बुक बनानी है, हर 21वें दिन आपको पुराने टॉपिक का रिवीजन करना है, द सेम थिंग अप्लाइज इन द लेक्चर्स ऑल्सो बच्चों। जब आप डेली पढ़ते हो, आपके लेक्चर्स होते हैं और घर पे आप नोट्स को रिवाइज करते हो बच्चों, तो ऐसा नहीं करना कि सर ने आज पोलिनेशन पढ़ाया है तो मैं सिर्फ पोलिनेशन ही पढ़ूं आफ्टर द लेक्चर। नहीं बेटा, जब आपको आज मैंने पोलिनेशन पढ़ाया और घर पर आप पोलिनेशन पढ़ रहे हो, तो पोलिनेशन पढ़ने के पहले एक बार शुरुआत से नोट्स की रीडिंग लगाओ। इनफैक्ट मैं तो रीडिंग नहीं लगाता था, मैं तो ये कोशिश करता था कि क्योंकि ऑलरेडी वो लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं वो नोट्स याद कर चुका हूं, तो मैं क्या करता था, मान लो आज मेरे को सर ने पोलिनेशन पढ़ाया, तो मैं पहले के जो 3 लेक्चर्स थे अपने, उन लेक्चर्स को बिना रजिस्टर खोले आंखें बंद करके मन में या मुंह से बोल बोल के रिवाइज करता था फटाफट। मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं बच्चों, और फिर मैं पोलिनेशन स्टार्ट करता था। हर एक लेक्चर में जब आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करके करंट टॉपिक को पढ़ोगे बच्चों, तो आप सोचिए जब तक आपका चैप्टर खत्म होगा तो जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर था बच्चों, वो आपका यदि मान लो 8 लेक्चर्स का टॉपिक है तो 7 बार रिवाइज हो चुका होगा, है ना। इनफैक्ट 8 बार रिवाइज हो चुका, जो सेकंड टॉपिक होगा वो 7 बार रिवाइज हो चुका होगा, जो थर्ड होगा वो 6 बार रिवाइज हो चुका होगा। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन हो चुका होगा। तो हर चैप्टर के शुरुआती 4-5 लेक्चर तो आपको रट चुके होंगे अच्छी तरीके से, और यही तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। इसके बाद सिलेक्शन में कोई शक या गुंजाइश रह ही नहीं जाती, फिर तो सिलेक्शन होता ही होता है बच्चों, है ना। इसी तरीके से हमें पढ़ना है। पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रियोसेक यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वहां पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट्स बन रहे थे तो वो मेल गेमिटोफाइट था। अल्टीमेटली अभी अपन देखेंगे यहां पर एम्ब्रियोसेक के अंदर फीमेल गेमिट्स बनेंगे, फीमेल गेमिट बनेगा, सिंगल बनता है यूजुअली सिंगल बनता है। तो एम्ब्रियोसेक को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फीमेल गेमिटोफाइट। एक एम्ब्रियोसेक में आपको एक एग देखने को मिलेगा। एक्सेप्शंस, अब नॉर्मेलिटी, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड है बच्चों ये, जैसा अपन बोलते हैं ह्यूमंस में भी इन जनरल क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग बनता है, बट अबनॉर्मलिटीज आर देयर, ट्विंस होते हैं। तो बाकी अपन जनरल स्टेटमेंट की बात करें तो जनरल स्टेटमेंट प्लांट्स में भी ये होगा बच्चों की एम्ब्रियोसेक जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसमें क्या होगा, एक एग यानी कि फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा। एक्सेप्शंस डेफिनेटली आर देयर। So the gynoecium represents the female reproductive part of the flower। ये अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है बच्चों। gynoecium क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। यदि एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा है तो मल्टीकार्पेलरी।
फिर बच्चों अपन ने अपोकार्पस सिनकार्पस कंडीशन की भी बात करी थी। सिनकार्पस कंडीशन कब दिखेगी? मल्टीकार्पेलरी कंडीशन में, एक से ज्यादा कार्पल्स है और वो फ्यूज्ड है आपस में, तो सिनकार्पस। यदि फ्यूज्ड नहीं है तो अपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है बच्चों, यदि वो फ्री है तो। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नीचे का जो चौड़ा पार्ट होता है दैट इज ओवरी, बीच का जो पतला पार्ट होता है दैट इज स्टाइल, और ऊपर जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं दैट इज स्टिग्मा बच्चों। ये आपको दिख ही रहा है, दिस इज सिनकार्पस कंडीशन, दिस इज अपोकार्पस कंडीशन। ये आपको टिपिकल एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रखा है बच्चों। ओव्यूल जहां पर प्लेसेंटा से, देखो जो ओवरी वाला पार्ट होता है, जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, इसके अंदर अगेन न्यूट्रिटिव टिश्यू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को या फीमेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बच्चों, वो प्लेसेंटा से, बाकी के प्लांट से डिराइव कर रहा है ये स्ट्रक्चर ओव्यूल, है ना, या एम्ब्रियो सेक हम कह सकते हैं। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो ओव्यूल है बच्चों, ये किसके साथ जुड़ा हुआ हो? बाकी के प्लांट के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए, और वो कनेक्शन कौन स्टैब्लिश करता है? प्लेसेंटा स्टैब्लिश करता है। मतलब जो ओव्यूल है बच्चों वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। कहां? यहां पर कहीं प्लेसेंटा होगा, आपको इस डायग्राम में नहीं दिखा रखा है। अब उस प्लेसेंटा से एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स जुड़े हुए हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ता है बच्चों, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दैट स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। और जिस जगह पर ये ओव्यूल इस फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, जो फ्यूनिकल इसको प्लेसेंटा से जोड़ेगा, वो जगह कहलाता है जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड एज हाइलम बच्चों। फिर जो ओव्यूल है उसके बाहर दो कवरिंग्स होती है, बाहर वाली कवरिंग आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का मतलब ही कवरिंग होता है बच्चों, और अंदर वाली कवरिंग इनर इंटेगुमेंट कहलाती है। उसके अंदर बच्चों फिर आपको अगेन एक न्यूट्रिटिव टिश्यू मिलेगा, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने टैपेटम देखा था, उसी तरह से यहां पर न्यूसेलस होता है जो कि फूड रिजर्व को स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है बच्चों। ठीक है, और अल्टीमेटली इसके अंदर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। अब वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन समझने के लिए एक तो हमें दो एंड्स याद रखने हैं। तो ये जो एक एंड है बच्चों जर की तरफ, ये इंटेगुमेंट्स फ्यूज्ड नहीं है आपस में, थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, यानी कि एक ओपनिंग आपको दिखेगी इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के एक एंड पर। ये जहां पर ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं बच्चों माइक्रोपाइल, और ये एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। और इसके अपोजिट जो पोल होता है उसको हम चेलेजल पोल या चेलेजा वाला एंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब होता क्या है, यहां तो आपको ऑलरेडी एम्ब्रियो सेक दिखा रखा है इस डायग्राम में, लेकिन ये एम्ब्रियो सेक शुरुआत से नहीं प्रेजेंट है, ये तो बाद में बनेगा। तो शुरुआत में यहां पर न्यूसेलस ही होता है, और न्यूसेलस की कोई एक सेल जो इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो डिफरेंशिएट होती है बच्चों, मॉडिफाई होती है किस फंक्शन के लिए? आगे चलकर एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए, और उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल बच्चों। अगेन डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, यानी कि टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। 3 जनरली उसमें से डीजेनरेट कर जाते हैं, एक मेगास्पोर बच्चों रह जाता है अल्टीमेटली। एक मेगास्पोर बच्चों रह जाता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों, यहां पर अपन समझ सकते हैं। देखो, एक सेल जो है न्यूसेलस की वो डिफरेंशिएट होगी मेगास्पोर मदर सेल में, उसके अंदर मियोसिस हुआ, पहले 2 सेल बनेगी, अल्टीमेटली 4 सेल बनेगी, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड बन गया। हर एक मेगास्पोर क्या है बच्चों? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। 3 मेगास्पोर्स जो है डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक मेगास्पोर रह जाएगा। ये वो एक मेगास्पोर है जो रह गया। जो मेगास्पोर रह जाएगा उसके न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन या 2 सेल्स के अंदर पार्टीशन अभी नहीं हो रहा, और जो 2 न्यूक्लिया बनेंगे वो अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। उसके बाद जो ये अपोजिट पोल्स पे 2 न्यूक्लिया अगेन इनके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, हर पोल पे 2-2 न्यूक्लिया, यानी कि टोटल मिला के 4 न्यूक्लिया, 4 न्यूक्लियर स्टेज आ जाएगी बच्चों। अगेन फिर इनके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 4 इस जगह 4 इस जगह, है ना, इधर 2 में फिर तो 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2, तो कुल मिलाकर 8 न्यूक्लिया यहां पर बन जाएंगे, 4 एक पोल पर 4 एक पोल पर। अब इतना जरूर ध्यान रखना, ये मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहां पर देखो बच्चों, इस वाले डायग्राम के अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, चेलेजल पोल नीचे की तरफ है। ठीक है, लेकिन यहां जो फिर डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है यहां उल्टा कर दिया है। इस चीज को जरूर याद रखना, नहीं तो फिर घूमते रहोगे, दिमाग घूमता ही रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, तो ध्यान रखो। अब ये वाला जो एंड है इस डायग्राम में, ये चेलेजल पोल है ऊपर वाला, और नीचे वाला उल्टा कर दिया है ओव्यूल का, है ना, एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर पोल, दिस इज द माइक्रोपाइलर पोल। ठीक, अब ये जो 8 न्यूक्लिया यहां पर बने हैं बच्चों, अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी और डिफरेंट सेल्स में सेपरेट हो जाएंगे। जो चेलेजल पोल है यहां पर जो 4 न्यूक्लियाई हैं उनमें से 3 न्यूक्लियाई के अराउंड तो सेल वॉल बन जाएगी, यानी कि 3 सेल्स बन जाएगी, जिनको हम क्या कहते हैं? चेलेजल एंड पर ये जो 3 सेल्स बन रही है एंटीपोडल्स कहते हैं बच्चों। फिर जो माइक्रोपाइलर एंड बच्चों, यहां पर जो 4 न्यूक्लिया, अगेन इनमें से 3 न्यूक्लिया के आसपास सेल वॉल बनेगी और 2 टाइप की सेल्स बनेगी।
दो सेल्स कहलाएगी सिनर्जिड्स और एक सेल कहलाएगी एग। दिस इज द फीमेल गेमेट। ये जो एग है ये फीमेल गेमेट है बच्चों। ये जो एक एग और दो सिनर्जिड सेल्स मिल रही है, इन तीनों को मिलाकर एग अपरेटस बोला जाता है बच्चों। ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इनमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इनको हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? फिंगर लाइक, है ना। तो फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं बच्चों। और इनका फंक्शन क्या माना जाता है? पूछा जाता है आपसे। अल्टीमेटली जब पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब कहां पहुंचेगी? एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेगी। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर उसको किधर से कैसे एंटर करना है, उसको केमिकल सिक्रीशंस की मदद से, अभी तक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है दैट इज अननोन, बट हाँ इतना हमें पता चल गया है कि ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द सिनर्जिड सेल्स, इनका रोल होता है टू गाइड द पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर पोलन ट्यूब को एंटर करने में मदद करते हैं, ताकि उनमें से जो मेल गेमीट्स हैं उनमें से एक मेल गेमीट एक के साथ फ्यूज हो और बाकी का एक मेल गेमीट, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, इनके साथ फ्यूज हो। तो तीन सेल्स इधर बन गई, तीन सेल्स इधर बन गई, कुल मिला के 6 न्यूक्लियाई काम में आ गए। 2 न्यूक्लियाई बच रहे हैं बच्चों, एक इधर के पोल से एक इधर से पोल से। ये जो एक एक न्यूक्लियाई बच रहे हैं बच्चों, इधर का पोल और इधर के पोल से जो एक एक न्यूक्लियाई बच रहा है, ये सेंटर में आ जाएंगे और बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल बनेगी। तो कुल मिलाकर 7 सेल्स बन रही है यहां पर। 3 एंटीपोडल चलेजल एंड पे, एग अपरेटस बन रहा है माइक्रोपाइलर एंड पर, जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स है और एक एग सेल है बच्चों, और बीच में एक सेंट्रल सेल है। 7 सेल्स, लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं? 8 न्यूक्लियाई। तो जो एक टिपिकल एम्ब्रियो से क्या फीमेल गेमेटोफाइट बनता है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बच्चों, वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहां तक ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। सारे डायग्राम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। हर एक वर्ड जो काम में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में अभी तक, वो आपको एक्सप्लेन करा है। हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन करी है, कंसेप्चुअली हमने चीजों को समझी है। यदि अब आप चाहो तो आपको ना नोट्स खोलने की जरूरत है ना किताब खोलने की जरूरत है। आप एक कागज लो और उस पर खुद सारी चीजें फटाफट 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 स्क्रिबल करना है, जमा जमा के कुछ नहीं। 10 मिनट के अंदर आप अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, आधे चैप्टर को अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। आधा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है और ये आधा चैप्टर जो इतना बड़ा माना जाता है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो उसको पूरा रिवाइज करने में 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, आप अभी तक अपन ने जो आधा चैप्टर पढ़ लिया 10 मिनट में मैं गारंटी दे रहा हूं रिवाइज कर सकते हो, गारंटी है। अभी तो मैंने आपको इतना समझा कर रिवाइज कराया ना बच्चों, है ना, तो भी मेरे को मुश्किल से 25 मिनट लगे हैं, 20-25 मिनट आधा चैप्टर आपको रिवाइज करवाने में, जबकि इतना समझा कर चीजें आपको बताइए। जब आप घर पे फटाफट इसको रिवाइज करोगे तो 10-15 मिनट से ज्यादा आपको कभी लगेंगे। यानी कि पूरा चैप्टर जैसे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, इस तरीके से आप याद करोगे, रिवाइज करोगे घर पे, तो बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर आप उठा लो, बड़े से बड़ा चैप्टर, इकोलॉजी का हो, एनिमल किंगडम में, एनीथिंग, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनीथिंग बच्चों, 40 मिनट से ज्यादा आपको किसी चैप्टर में नहीं लगेगा, गारंटी है मेरी। और पूरी बायोलॉजी आप मात्र 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं करता था लास्ट में 30-40 बार रिवाइज करके गया हूं पूरी बायोलॉजी एग्जाम देने के पहले पूरे साल में। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक चैप्टर में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे रिवाइज करने में। आप भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में जैसे मैंने अभी आपको रिवाइज कराया कि आपको चीजें याद होनी चाहिए, रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चीजें याद करो, पॉइंट्स को याद करो बच्चों, टर्म्स को याद करो। ऑप्शन डिपेंडेंट पढ़ाई नहीं करनी कि यार ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, नहीं। आप ये मान के चलो कि आप एक सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो जिसमें 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, तो थ्योरेटिकल आंसर आपको लिखना आना चाहिए, उस तरीके से चीजें याद हो। थ्योरेटिकल आंसर में तो हम हर एक पॉइंट याद रखते हैं ना, वही तैयारी मैंने करी थी बच्चों। और वो तैयारी जिस दिन आपने स्टार्ट कर दी और कर ली अल्टीमेटली, तो फिर आप देखना आप टॉप 10 में हो, आप रैंक 1 भी ला सकते हो, गारंटी है मेरी। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दोनों ही गेमीट्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल है भाई। अब नॉन मोटाइल है तो भाई फर्टिलाइजेशन तो कराना है, और फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे के पास पहुंचना जरूरी है। पहुंचता कौन है? जनरली बेचारा मेल गेमीट ही कहा जाता है, फीमेल गेमीट तो अपनी जगह पर आराम से पड़ा हुआ रहता है। अब वो जो मैकेनिज्म है जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डेवलप हुआ है बच्चों, जो मदद करता है मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचने में, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। और जो एजेंट्स उसमें मदद करते हैं उनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। इसमें कुछ अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं। अबायोटिक, जहां पर भी अबायोटिक आ जाए या बायोज आ जाए, बायोज का मतलब होता है लाइफ, लगा दिया उसके आगे मैंने, अबायोटिक तो नॉन लिविंग, और बायोटिक फैक्टर में बायोज आ रहा है, ठीक है, उससे बना है तो लिविंग एजेंट्स।
लिविंग एजेंट्स में डिफरेंट एनिमल्स मदद कर सकते हैं इन दी पॉलिनेशन एक्ट, है ना, मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाने में। लेकिन इनमें जो मेजॉरिटी ऑफ बायोटिक एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, वो किसको बिलोंग करते हैं? क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन किया जाता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू किया जाता है। अभी हम देखेंगे आगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। बाकी जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें जो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एक होता है विंड और दूसरा वाटर। विंड और वाटर की मदद से भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो तीन फैक्टर्स होते हैं मेनली, या तीन हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। लेकिन उनको पढ़ने के पहले पॉलिनेशन के हमें कुछ और भी बेसिक्स पढ़ने हैं, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड भी हमें कुछ बातें करनी है बच्चों, ठीक है। तो पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है वो देखेंगे कि भाई सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के अंदर हो रहा है, या डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के अंदर हो रहा है। इस बेसिस पे तीन तरह का पॉलिनेशन अपने को पढ़ना होता है बच्चों, ऑटोगेमी, गेटोनोगेमी एंड जीनोगेमी उसको कहते हैं। अब इसमें आएगा, उसके बाद फिर हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विंड पॉलिनेशन, फिर वाटर पॉलिनेशन और फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में बात होगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पॉलिनेशन, the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively, है ना। मेल गेमिट किस में प्रोड्यूस हो रहा है? पोलन ग्रेन के अंदर। फीमेल गेमिट्स किस में प्रोड्यूस हो रहा है? एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट, एम्ब्रियो सेक फीमेल गेमिटोफाइट। As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur, ठीक है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हमें करवाना है, इन दोनों के एक दूसरे के पास लाना है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा बच्चों? दैट विल अकर विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन है क्या बच्चों, कैसे डिफाइन करोगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर शेड फ्रॉम द एंथर। एंथर रप्चर होता है जिसको हम डिहाइसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। उससे जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं उनका वहां से रिलीज होकर कहां पर पहुंचना, कहां पर ट्रांसफर होना? ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? कार्पल भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गायनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। दिस फिनोमिनन इज टर्म एज पॉलिनेशन। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करवाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स। एरे का मतलब होता है वैरायटी बच्चों, हम कह सकते हैं। तो अमेजिंग वैरायटी ऑफ एडेप्टेशंस, एडजस्टमेंट कर लिए हैं, इवॉल्व कर लिया है अपने आप को फ्लावरिंग प्लांट्स ने इस पॉलिनेशन के लिए। डिफरेंट मैकेनिज्म्स डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपसे पूछे कि भाई पॉलिनेशन जो है उसमें जो एजेंट्स या जो फैक्टर्स या मीडिया यूज होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल एजेंट्स होते हैं, मतलब प्लांट के अंदर के एजेंट्स पॉलिनेशन करते हैं, या प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स बाहर के एनवायरमेंटल एजेंट्स को यूज करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए। तो आंसर क्या होगा बच्चों? दे यूज एक्सटर्नल एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। तीन टाइप्स में हम पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं। यहां पर बच्चों नाम नहीं दे रखा है, अपने हेडिंग यहां पर रह गई है नोट्स के अंदर। तो यहां पर जो फर्स्ट कैटेगरी या टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपको दे रखा है बच्चों, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज, मैं यहां पर खुद लिख देता हूं यहां पर, ऑटोगेमी। फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों? ऑटोगेमी, है ना। ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा, इसको कैसे याद रखोगे? जो अभी हम तीन टाइप पढ़ेंगे उसमें ये सीक्वेंस याद रखोगे। एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब उस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन भी है, उसी फ्लावर के अंदर बच्चों क्या है? पिस्टिल भी है, और खुद के एंथर से रिलीज हुए पोलन ग्रेन्स खुद ही के ही फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड हो रहे हैं। दैट इज ऑटोगेमी। आगे बात समझ में। सेकंड वाला कैसे याद रखोगे? एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तीसरा जो अपन याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट भी डिफरेंट हो गया। तो पहले में सेम फ्लावर, दूसरे में प्लांट सेम, फ्लावर्स डिफरेंट, तीसरे में प्लांट्स भी डिफरेंट, तो फ्लावर तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे। इस तरह से तीनों को याद रखोगे। पहला ऑटोगेमी, दूसरा गेटोनोगेमी, तीसरा जीनोगेमी, XENOGAMY, तीसरा जीनोगेमी। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? ऑटोगेमी के बारे में बात करेंगे। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड within the same
फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर यहां पर पॉलिनेशन हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगेमी। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स, अब यहां पर बच्चों ये चीज ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको बता रखे हैं किस बेसिस पर कि वो ओपन होते हैं या हमेशा क्लोज्ड ही रहते हैं। कली के फॉर्म में कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होंगे जो कभी भी ओपन नहीं होंगे बच्चों। आगे बात समझ में, जनरली अपन जो देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स ओपन होते हैं, लेकिन उनको क्या टर्म देते हैं पता होना चाहिए। ऑटोगेमी के बारे में बात कर रहे थे। इन अ नॉर्मल फ्लावर व्हिच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. अभी बात करेंगे बच्चों अपन कैस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में, जो भी मैं बात कर रहा था। जो ओपन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कैस्मोगेमस, और जो कभी भी ओपन नहीं होते हमेशा क्लोज रहते हैं उनको हम कहते हैं क्लेस्टोगेमस। अभी हमने किसके बारे में बात करी इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है बच्चों, जो नॉर्मल फ्लावर होता है, नॉर्मल फ्लावर किसको कहोगे, जिसमें पहले बड बनती कली और कली खिल जाती है, फ्लावर खुल जाता है। जब खुल जाएगा, सेपल्स और पेटल्स खुल जाएंगे, तो बीच में जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है, अभी हम ऑटोगेमी की बात कर रहे हैं तो उस फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही फ्लावर में स्टेमन्स भी हैं और एक ही फ्लावर में पिस्टल भी है, सेम फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब यदि फ्लावर खुल गया बच्चों, तो मुझे एक कॉमन सी चीज, एक लॉजिकल चीज है, आप भी सोचिएगा कि उसका जो स्टिग्मा है पिस्टल का, क्या जरूरी है उस स्टिग्मा पर सिर्फ उसी फ्लावर के एंथर से रिलीज हुए पोलन ग्रेन्स आएंगे? हवा के साथ या इंसेक्ट्स के बॉडी से चिपककर दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स भी तो इसके स्टिग्मा पर आ सकते हैं ना? आ सकते नहीं आ सकते? पॉसिबल है। क्लियर? तो क्या कह रही है यहां पर एनसीईआरटी, यहां पर इस पॉइंट में यह चीज समझा रही है, ऐसे फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनमें ऑटोगेमी, प्योर ऑटोगेमी जो है वो आपको रेयर मिलेगी, जनरली नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वहां पर जनरली दूसरे फ्लावर से, या तो हो सकता है उसी पौधे के दूसरे फ्लावर से या किसी और पौधे के फ्लावर से भी पोलन ग्रेन्स लैंड कर जाते हैं। तो गेटोनोगेमी या जीनोगेमी भी वहां पर देखने को मिल जाती है बच्चों। क्यों? ऑटोगेमी के लिए क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहां पर लिख रखा है, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अभी अपन पढ़ेंगे आगे पॉलिनेशन के बारे में, कहा ना थोड़ा लंबा टॉपिक है। पॉलिनेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है बच्चों। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोलन ग्रेन गिर गया और पोलन ट्यूब बन जाएगी स्टिग्मा के थ्रू, नहीं, जो स्टिग्मा है वहां पर भी उसकी प्रॉपर रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इन दिस, हम कह सकते हैं कार्पल या पिस्टल के अंदर, स्टिग्मा के ऊपर भी और अंदर भी बच्चों इन द कार्पल, जिसके बाद ही पोलन को रिसीव किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। भाई एक चीज तो आप भी समझते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि डिफरेंट स्पीशीज के, मान लो कोई एक पर्टिकुलर ए स्पीशीज का फ्लावर है और मान लो उसके स्टिग्मा के ऊपर किसी दूसरी बी स्पीशीज के फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर लैंड कर गया, तो क्या वहां फर्टिलाइजेशन होगा? क्या वहां पोलन ट्यूब बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो पोलन ग्रेन आया है यह मेरी खुद की स्पीशीज के मेल फ्लावर का है या किसी दूसरी स्पीशीज के फ्लावर का है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी तो मैटर कर रही है ना, वो एक्सेप्ट करेगा पोलन ग्रेन को, तभी फर्टिलाइजेशन या पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक तो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी कि क्या वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और उसी वक्त जब वो तैयार है उस वक्त पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर खुद के फ्लावर से वहां आए, एक साथ सिंक्रोनस, साइमल्टेनियसली, एक समय पर, कोऑर्डिनेटेड वे में। सिंक्रोनस का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड, एक साथ। आपने देखा होगा ना स्विमिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं ओलंपिक्स के अंदर भी, जिसमें एक सिंक्रोनस स्विमिंग का भी होता है, जिसमें एक साथ पूरी टीम होती है और एक साथ मूवमेंट करते हैं। वो मैटर करता है कि बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट, या डांस में, ग्रुप डांस में हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड जो मूवमेंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो मैटर करते हैं कि यदि 8 बंदे डांस कर रहे हैं तो आठों का यदि ये पांव उठ रहा है तो एक समय पर ये पांव उठे, दैट इज सिंक्रोनी। तो इन द सेम वे ऑटोगेमी के लिए क्या जरूरी है कि भाई एक ही समय पर पोलन ग्रेन रिलीज हो और उस वक्त स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी हो और बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आए, उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट से नहीं आए, तब जाके ऑटोगेमी होगी। अब खुले हुए फ्लावर में ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जो कैस्मोगेमस, कैस्मोगेमस का मतलब वो फ्लावर जो नॉर्मल फ्लावर होता है, जो खुलता है, खिलता है, ओपन होता है,
उसके अंदर ऑटोगेमी यूजुअली रेयर होती है। हाँ, लेकिन जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं बच्चों, है ना, जो खुलते ही नहीं है, उनमें आपको ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। आई नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? अब यहां पर आपको कैस्मो और क्लेस्टोगेमस फ्लावर के बारे में बता रखा है। सम प्लांट्स सच एज वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। बच्चों, इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, कैस्मोगेमस भी और क्लेस्टोगेमस भी। दोनों टर्म्स हमें याद होने चाहिए। कैस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, जो खुलते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं। इन तीन जो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं बच्चों, वायोला का दे रखा है, ऑक्सैलिस का दे रखा है और कमेलिना का दे रखा है, इनके अंदर क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि ये कली के फॉर्म में रहेंगे, ओपन नहीं होंगे। इनके अंदर आपको ऑटोगेमी मिल जाएगी। ठीक, जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स होंगे बच्चों, क्योंकि ये बंद है, तो जो एंथर है या हम कह सकते हैं स्टेमन है और पिस्टल है, वो भी आसपास होंगे, या एंथर और स्टिग्मा काफी क्लोज होंगे, क्योंकि जगह कम होगी अंदर, तो बिल्कुल क्लोज होंगे, तो ऑटोगेमी बहुत आसानी से हो जाती है बच्चों। दीज आर इनवेरिएबली विदाउट एनी एक्सेप्शन, इनमें ऑटोगेमी ही देखने को मिलेगी। इनमें आपको गेटोनोगेमी या जीनोगेमी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन यहां पर नहीं होगा बच्चों। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ये अपने आप में एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि यहां पर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। फ्लावर बंद है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट मदद कर भी नहीं पाएगा, तो पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद में भी, लेकिन इतना कंफर्म है क्योंकि अंदर डिहाइसेंस ऑफ एंथर भी होगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज भी होंगे और अंदर गिरेंगे, तो डेफिनेटली जब पास में स्टिग्मा है तो उसके ऊपर गिरेंगे ही गिरेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी बनेगा और अल्टीमेटली सीड भी बनेगा। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आगे यदि हमें और पौधे बनाने हैं तो उसके लिए वो प्लांट्स बहुत सुटेबल होते हैं जिनमें क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि वहां पर पक्का है कि सीड बनेगा ही बनेगा। अश्योर्ड सीड सेट आपको ये देते ही देते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ये सेकंड टाइप है। पहला ऑटोगेमी देखा था बच्चों अपन ने, फर्स्ट वाज ऑटोगेमी। अब दूसरे टाइप का पॉलिनेशन है जिसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज गिटोनोगेमी, GEITONO, गिटोनोगेमी, है ना। एनसीईआरटी में आपको हेडिंग दे रखी है, नोट्स को करेक्ट करके वापस से रीअपलोड कर दिया जाएगा। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. All the Gittonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent. Genetically, it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. Again, important point है, क्या कह रहा है ये? वैसे तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली यदि हम देखें तो एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, तो जेनेटिकली तो हम कहेंगे कि ये ऑलमोस्ट ऑटोगेमी जैसा ही है बच्चों। आगे बात समझ में? कोई आपसे पूछे कि गिटोनोगेमी यदि हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या सिमिलर टू ऑटोगेमी? यस। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। तीसरा टाइप बच्चों यहां पर, दैट इज नोन एज जीनोगेमी। नाउ दिस इज जीनोगेमी, XENO, जीनोगेमी, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही अलग अलग है। अब दिस इज, अब यहां पर जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे बच्चों, है ना। गेमिट्स की यदि हम बात करें अलग अलग प्लांट्स आ रहे हैं क्योंकि, तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। उस फ्लावर के खुद के पोलन ग्रेन्स से अलग पोलन ग्रेन्स यहां पर आएंगे यदि वो मोनोइशियस है तो। प्लांट्स यूज टू अबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। टू अबायोटिक फैक्टर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अपन ने देख लिया बच्चों, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, जीनोगेमी। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया दिया दो तो अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, एजेंट्स पढ़ेंगे विंड एंड वाटर, और एक बायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे दैट इज एनिमल्स की मदद से, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं इन द बायोटिक एजेंट्स हम कह सकते हैं या एनिमल्स के केस में वो होते हैं इंसेक्ट्स बच्चों, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर वाइंड अप करेंगे हम।